नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी गठबंधन जिसका नाम INDIA इंडिया रखा गया है, उसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली, लेकिन तीसरी बैठक से पहले ही टूट के आसार दिखने लगे। दो नेताओं, 2 पार्टियों की बात करूंगा जिनके बारे में निश्चयपूर्वक ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुंबई में साथ होंगी, और मुंबई में साथ हों भी तो ये लोकसभा चुनाव तक साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। पहला मुद्दा एक दिन पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको, शरद पवार का। अब खबर आई है कि उस बैठक में हुआ क्या। शरद पवार और अजीत पवार की जो बैठक हुई उसमें चर्चा क्या हुई। उसमें चर्चा जो बाहर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक अजीत पवार ने उनको ऑफ़र दिया कि आपको केंद्र में मंत्री, कृषि मंत्रालय दे दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, सुप्रिया सुले को भी मंत्री बना दिया जाएगा और जयंत पाटिल को राज्य में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी मंत्रिमंडल में उनकी भी जगह हो सकती है। ये फॉर्मूला शरद पवार के साथ सामने रखा गया, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मैं सीनियर मोस्ट हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बन सकता हूँ। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, उनको साथ जाने में कोई एतराज़ नहीं है, उनको एतराज़ है अपने पद को लेकर, और उनको मालूम है कि जो पद वो चाहते हैं वो उनको मिलने वाला नहीं है किसी हालत में। जाहिर है कि उनको प्रधानमंत्री तो बनाया नहीं जा सकता, तो उनकी नज़र डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर है, जो भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में स्वीकार नहीं करने वाली। ये शरद पवार को भी मालूम है, इसलिए शरद पवार उसकी बात नहीं कर रहे हैं खुलकर, लेकिन वो बात ये कर रहे हैं। आप याद रखिए 2014 और 2019 में भी जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी बातचीत हुई थी, तो बातचीत जो टूटी उसका मुद्दा यही था कि उनको क्या मिलेगा इस सरकार में। अब जाहिर है कि उनको न तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, न देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, और दोनों 14 और 19 में दोनों समय पर जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद भर चुका था। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं था कि शरद पवार को इनमें से कोई पद भाजपा देती, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। शरद पवार को उम्मीद थी, उनको लगा कि इतना बड़ा स्ट्रेचर है हमारा, हम सबसे वरिष्ठ नेता हैं, तो हमारा पद जो है बाकी जूनियर लोगों के साथ मैं कैसे बैठूंगा। उनको मनमोहन सिंह के साथ बैठने में कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ 10 साल तक। उनको उन्हीं सोनिया गांधी के अंडर में काम करने में कोई एतराज़ नहीं हुआ, जिनके विदेशी मूल के सवाल पर वो पार्टी तोड़कर बाहर निकले थे। और अब शरद पवार क्या कह रहे हैं, जो बाहर कह रहे हैं कि मैं कैसे उन लोगों के साथ चला जाऊं जिनके खिलाफ वोट देने के लिए कहता था, अब उनके पक्ष में वोट देने के लिए कैसे बोलूँगा। तो सवाल है शरद पवार साहब, आप शिवसेना के पक्ष में वोट देने के लिए कब कहते थे, जब 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिया। तो आपकी राजनीति चाहे कांग्रेस में रहे हों, चाहे NCP में रहे हों, शिवसेना के खिलाफ ही थी। फिर शिवसेना से हाथ मिलाते हुए आपको कोई एतराज़ नहीं हुआ। तब आपके सामने ये विचारधारा का सवाल नहीं उठा कि हम तो इनकी विचारधारा के खिलाफ थे, हम इनसे कैसे हाथ मिला सकते हैं, इनके पक्ष में वोट देने के लिए कैसे बोलेंगे। तब तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को मजबूत करने की, उसको अगले चुनाव में जिताने की आप बात करते थे। तो क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं मांगते? या अब अगर आप बने रहे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में, तो क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट नहीं मांगेंगे? तो ये विचारधारा की बात तो कहीं इसमें है ही नहीं। सवाल ये है कि शरद पवार को मिलेगा क्या। उनका सवाल एक ही है जिसका कोई जवाब नहीं है। उनको जो दिया जा सकता है वो उनको मंजूर नहीं है, जो वो चाहते हैं वो मिलने वाला नहीं। वैसे शरद पवार के बारे में कहते हैं थाली का बैंगन है, किसी भी समय किसी भी तरफ लुढ़क सकते हैं। यही आशंका, ये आशंका बीजेपी की नहीं है, ये आशंका अजीत पवार की भी नहीं है, ये आशंका है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की। अब कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सवाल पूछ रहे हैं शरद पवार से कि ये नाटक बंद कीजिए भाई, ये चाचा भतीजे का मिलन जो है ये बंद कीजिए, वो आपकी पार्टी तोड़ कर गए हैं। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि शरद पवार, जो लोग उनकी पार्टी तोड़कर गए हैं, उनके खिलाफ न तो कुछ बोल रहे हैं, न ही कोई एक्शन ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें जो है उनके गुट के जो विधायक हैं वो केवल हाजिरी लगाते थे और इधर उधर घूमते थे। वो उन्होंने बैठने का फैसला नहीं किया कि बैठें किधर, सत्ता पक्ष में या विरोधी पक्ष में।
इसी तरह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया, उनके 3 लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन कोई व्हिप जारी नहीं किया गया। ये बात ध्यान देने की है। तो शरद पवार दोहरा खेल खेल रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। अब उनके सामने सवाल ये है कि अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो क्या उधर विपक्षी गठबंधन में कुछ मिल सकता है, क्योंकि सबसे सीनियर तो वहाँ भी है। तो क्या विपक्षी गठबंधन का संयोजक का पद या अध्यक्ष का पद उन्हें मिलेगा? क्या इसके लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। कोई भी बात, कोई भी संभावना, कोई भी आशंका की बात आप शरद पवार के बारे में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते। वो कब क्या फैसला लेंगे वो सिर्फ इस बात से निर्धारित होता है कि उनको अपना फ़ायदा कहाँ दिखता है। तो निजी स्वार्थ के आगे शरद पवार के लिए बाकी सब चीज़ें बेमानी। और आजकल जो है पिछले कुछ सालों से उसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, वो निजी स्वार्थ का ही हिस्सा है, वो है बेटी का भविष्य, राजनीतिक भविष्य। उसको लेकर उनको ज़रूर चिंता है, बाकी किसी की कोई चिंता नहीं है। तो अजीत पवार से उनकी जो मुलाकात हुई, 4 घंटे की मुलाकात, एक बिजनेसमैन के यहाँ मुलाकात, जहाँ पुणे में दोनों का घर है, घर पर नहीं मिले। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि शरद पवार क्या करना चाहते हैं। अब कांग्रेस सहित बाकी जो दल है उनमें सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि शरद पवार एक स्टैंड लें, या तो हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं। ये दबाव, अगर मुंबई की बैठक में शरद पवार गए तो ये मुद्दा निश्चित रूप से उठने वाला है। अब दूसरा मुद्दा इससे ज़्यादा विस्फोटक है। शरद पवार का तो बहुत लंबे समय से, जब से पार्टी टूटी है तब से उनकी जो वफादारी है वो संदिग्ध हो गई है, दोनों खेमों में संदिग्ध है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके कारण पूरे मॉनसून सत्र में किसी और मुद्दे पर चर्चा में भाग नहीं लिया पूरे विपक्ष ने, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के लिए विपक्ष सदन में आया। उस अरविंद केजरीवाल को क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहती है, या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहती है? कम से कम ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल गांधी ऐसा ही चाहते हैं। अगर कांग्रेस में राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं तो आप मानकर चलिए कोई और इस फैसले को बदलवा नहीं सकता। अब ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूँ? इस आधार पर कि बुधवार को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई, 2-3 राज्यों की, उसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पंजाब की बैठक हुई। इस बैठक से निकलने के बाद, ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बैठक थी, इस बैठक से निकलने के बाद अलका लांबा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि राहुल जी ने हम लोगों से कहा कि दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दीजिए, और उन्होंने कहा 1-2 दिन में ये तय कर दिया जाएगा कि किस चुनाव क्षेत्र का प्रभार किसके पास होगा, जिम्मेदारी किसके पास होगी, उस हिसाब से काम करना शुरू कर दीजिए। 2019 के चुनाव में हम 7 सीटों पर नंबर 2 रहे थे, और अगर इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो नंबर 1 भी हो सकते हैं। ये राहुल गांधी का कहना है। अलका लांबा, आपको मालूम है, कांग्रेस में थी, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गई, वहाँ विधायक थी, अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के करीबी थी, मतलब जो कोर ग्रुप होता है उसकी सदस्य थी, वहाँ से निकल कर आई, फिर कांग्रेस में आ गई है। तो उनकी बात पर एक बार हो सकता है कि भरोसा करना शायद मुश्किल लगे, लेकिन अलका लांबा को मालूम है कि अगर कांग्रेस पार्टी में रहना है तो राहुल गांधी को उद्धृत करके वो कोई गलत बात नहीं बोल सकती। तो इसलिए जो वो बात कह रही हैं वो बात गलत तो नहीं ही हो सकती है। अब इसको ज़रा देखें, बाकी घटनाओं से जांचने की कोशिश करें। एक घटना उसमें सबसे प्रमुख है, संदीप दीक्षित लगातार खिलाफ बोल रहे हैं कि ये, उन्होंने दिल्ली सेवा विधेयक पर भी कहा कि कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के स्टैंड को उन्होंने गलत बताया, लेकिन अजय माकन लगातार चुप हैं। जो गठबंधन की बात चली तब से बहुत मुखर रूप से विरोधी थे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के। तो फर्क अजय माकन और संदीप दीक्षित का समझिए। संदीप दीक्षित कांग्रेस के सिस्टम से बाहर है, तो वो जो कुछ बोल रहे हैं वो अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, उनको कोई बोलने के लिए कह नहीं रहा है। अजय माकन को इसका मतलब पार्टी की अंदर खाने की कोई जानकारी थी,
जिसकी वजह से उन्होंने मौन साध रखा था। इस पूरे दिल्ली विधेयक के आने, उस पर चर्चा होने और उसके पास हो जाने, इस सब पर अजय माकन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर रही है, हालांकि अलका लांबा ने कहा कि समझौता होगा कि नहीं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये बात की बात है, हम देखेंगे, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना कि 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, हम नंबर 2 थे 19 में, इस बार नंबर 1 भी हो सकते हैं, और दिल्ली में सत्ता उसी की बनती, यानी केंद्र में जो दिल्ली में जीतता है। अब इसका मतलब समझिए, तो अगर केंद्र में सत्ता बननी है तो उसके लिए दिल्ली जीतना ज़रूरी है, दिल्ली जीतना ज़रूरी है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? और अगर दिल्ली में नहीं है तो पंजाब में क्यों पड़ेगी? पंजाब में तो सीधा मुकाबला ही अगर कांग्रेस समझौता नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस पार्टी की 8, अभी बाई इलेक्शन में एक सीट हार गए तो 7 सीटें हैं। कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उससे दिख रहा है कि इस गठबंधन से 2 लोगों के निकलने की परिस्थितियां बन गई हैं। एक शरद पवार अगर निकलते नहीं हैं तो शरद पवार की विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध बनी रहेगी और उनकी भूमिका को सीमित कर दिया जाएगा। ये बात आप मानकर चलिए। और शरद पवार का कोई भरोसा नहीं है, शरद पवार लास्ट मिनट में भी बदल सकते हैं। शरद पवार के सामने पार्टी बचाने की चुनौती है, गठबंधन तो उनके लिए बाद में है। अगर शरद पवार अजीत पवार के साथ नहीं जाते हैं तो पार्टी उनके हाथ से उसी तरह निकल जाएगी जैसे उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई। उद्धव ठाकरे की अभी उम्र है और शिवसेना का जो कैडर है उसकी लॉयल्टी और उसका एक इमोशनल जो है कनेक्ट शिवसेना और ठाकरे परिवार से है, जो शरद पवार के मामले में उस तरह से नहीं है। शरद पवार से निश्चित रूप से है, लेकिन ग्राउंड पर उसका जो संपर्क है वो अजीत पवार से ज़्यादा है और ये टूट परिवार में हुई है। इस फर्क को समझिए, शिवसेना में परिवार में टूट नहीं हुई, शिवसेना में पार्टी में टूट हुई, लेकिन एनसीपी में पार्टी और परिवार दोनों में टूट हुई और परिवार का जो असली मुख्य कर्ता धर्ता था वो पार्टी लेकर अलग निकल गया है। तो अभी भी ये चाचा भतीजे की मुलाकात का नतीजा ये हो रहा है कि पार्टी के कई विधायक ऐसे हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं कि किधर बैठे, किससे मिलें, किससे न मिलें। उनको ये डर है कि कहीं चाचा भतीजे मिल गए, हमने किसी एक के पक्ष में हम खड़े हो गए तब हमारा क्या होगा। तो इस तरह की दुविधा बहुत से विधायकों के मन में है, वो तब तक स्पष्ट नहीं होगी जब तक दोनों ओर से निर्णायक कदम नहीं उठाए जाते। निर्णायक कदम का मतलब क्या है? शरद पवार विधानसभा अध्यक्ष को जिन्होंने जो पिटीशन करवाया है अपने 9 विधायकों की सदस्यता खत्म करने का, उस पर जोर दें, उस मामले का फैसला कराने की कोशिश करें। अजीत पवार जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिख कर दिया है कि शरद पवार की जगह अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये पदाधिकारी हैं, वो वहाँ पार्टी का सिंबल और नाम क्लेम करने की कोशिश करें चुनाव आयोग में। दोनों पक्ष जब तक ये नहीं करते हैं तब तक दोनों की वफादारी संदिग्ध है, तब तक दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि सब लोग बात कर रहे हैं शरद पवार की। मेरा मानना है कि अजीत पवार को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मैं भ्रष्टाचार के मामले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके पॉलिटिकल मूव की बात कर रहा हूँ। तो ये जो उनका पॉलिटिकल मूव है इसमें उनका बड़ा स्वार्थ है, ये साफ साफ दिखाई देता है। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप मिल गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई, आगे भविष्य दिख रहा है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और ख़ासतौर से एनसीपी में उनको लग रहा था कि आगे उनके लिए कुछ है नहीं। तो इन तर्कों को देखें तो लगता है कि अजीत पवार कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन परिवार का जब मामला होता है तो आप निश्चयपूर्वक कभी कुछ नहीं कह सकते। यही लग रहा है एनसीपी के बहुत से नेताओं को। तो जब तक ये चाचा भतीजा ये मिलना जुलना ये सौदेबाजी बंद नहीं करते हैं तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। लेकिन इन्हीं काले बादलों के साये में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। अब उसमें क्या होगा, उसमें इन बातों का कितना असर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।